हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफ फॉर फाइनेंस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। यानी कि अगर आज से पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, आप स्टॉक के मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते, क्या होता है स्टॉक मार्केट, कैसे प्राइस ऊपर जाता है, कैसे प्राइस नीचे जाता है, आखिर इसमें जितने भी टर्म्स होते हैं, फेस वैल्यू हो गया, बुक वैल्यू हो गया, एलटीसीजी हो गया, ये सब होता क्या है। एक बार मैं आपको इन सब टर्म्स के बारे में दिखा देता हूँ। ये सब जितने भी टर्म्स आप यहाँ पे देख रहे हो, टाटा मोटर्स का जो स्टॉक्स है, इसमें से आप देखिए ये क्या होता है। फेस वैल्यू क्या होता है आपको नहीं पता, डिविडेंड क्या होता है नहीं पता, आपको आरओई के बारे में नहीं पता, आरओसी के बारे में नहीं पता, इंडस्ट्री पी क्या होता है इसके बारे में नहीं पता, बुक वैल्यू क्या होता है, इस सब के बारे में आपको कुछ नहीं पता। मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप जो है वो बेसिक्स हो, आपको कुछ नहीं पता स्टॉक के मार्केट के बारे में, लेकिन आप जो होगा स्टॉक मार्केट को सीखना चाह रहे हो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट को सीखना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट को बेसिक से सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसमें जितने भी रिलेटेड टर्म्स है जो मैंने आपको बताया, इसके बारे में पूरी तरीके से समझेंगे, तब जाकर के आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लायक बन सकते हो। वरना अगर आप बिना किसी स्टॉक मार्केट में टर्म्स को जाने हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ और सिर्फ लॉस करेंगे। आप एक बार तुक्का के साथ आप प्रॉफिट तो कमा लेंगे, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहना है, आपको इसमें से प्रॉफिट जनरेट करते रहना है, तो आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है उसको अच्छे से समझ लेना जरूरी है। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सबको बारे में आपको जो है वो पूरी तरीके से जान लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है स्टॉक मार्केट के बारे में 30 ऐसे टर्म्स बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि स्टॉक मार्केट के बारे में आपको जो है वो आधा आइडिया लग जाए। ये वीडियो जो है वो दो पार्ट में आने वाली है। पहला पार्ट आज जो है वो 30 टर्म्स बताऊंगा और दूसरा जो वीडियो होगा उसमें भी 30 टर्म्स बताऊंगा। और दोनों वीडियो कंप्लीट करके बेसिस ऑफ स्टॉक मार्केट आपके पास क्लियर हो जाएगा। यानी कि उसके बाद कोई ऐसा टर्म्स नहीं रहेगा जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो और आपको नहीं पता हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एफ फॉर फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही इसका पार्ट 2 आए आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबको देखते हैं कि आखिर क्या टर्म्स होता है। इसमें जितने भी आप रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इसका क्या मतलब होता है। और मैंने एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये सब जो आरओसी, आरओई, फेस वैल्यू, डेब्ट टू इक्विटी, ईपीएस, ये सब क्या होता है, इसके बारे में पूरे तरीके से समझेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ कि आज की वीडियो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बता दूं तो देखिए, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड, फेस वैल्यू, प्रोमोटर, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, शेयर स्प्लिट, बोनस शेयर, हु डिसाइड शेयर प्राइस, यानी कि शेयर प्राइस कौन डिसाइड करता है कि अब जा रहा है या डाउन जा रहा है, सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, सेटलमेंट डेट क्या होता है, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है, प्री ओपनिंग मार्केट सेशन क्या होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है, गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, अनाउंसमेंट डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट क्या होता है, टाइप ऑफ इन्वेस्टर क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी ऑफ पार्टिसिपेंट क्या होता है, कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ट्रेडिंग क्या होता है और टाइप्स ऑफ ऑर्डर और वेरिएस एंड बुलिश। तो ये 30 टर्म्स हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जब इसका पार्ट 2 आएगा तो हम ये सब जितने भी टर्म्स है ये सब हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक करके सबको देखते हैं कि आखिर ये टर्म्स होते क्या है। ठीक है, तो एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। यहाँ पे देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जब भी कभी आप कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी मान लेते हैं कि आपने टाटा मोटर्स का जो है वो 10 शेयर खरीद लिया। ठीक है, और 100 रुपया का एक शेयर है, तो 10 शेयर कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। और एक साल बाद ये जो है वो 100 रुपया बढ़कर के 200 रुपया हो गया। ठीक है, तो टोटल जो वैल्यू कितना हो गया, 2000 हो गया। तो आपको जो मुनाफा हो गया टोटल, वो मुनाफा कितना हो गया, 1000 का आपको जो है वो मुनाफा हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका 1000 जो मुनाफा हुआ, ये आपका है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि आपने एक साल से ज्यादा रख करके आप जो 1000 रुपया इसमें इन्वेस्ट किए थे, उसका जो बढ़ करके जो है वो अब 2000 का हो गया। तो 1000 जो आपका शुद्ध मुनाफा है, इसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा हम देखते हैं डिविडेंड और इंटरेस्ट। आखिर डिविडेंड क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है। तो मान लेते हैं कि आपने टाटा मोटर्स का जो शेयर खरीदा था 100 रुपया में, ठीक है, उसने साल भर खरीदा, तो साल भर में ये जो टाटा मोटर्स है उसने कुछ कारोबार किया। अब कारोबार करने पे मान लेते हैं कि इसने जो है वो 1000 रुपया कमाया। पूरे टाटा मोटर्स की कंपनी हम एक वैल्यू ले लेते हैं कि 1000 रुपया पूरे टाटा मोटर्स जो है वो कमाई। और इस टाटा मोटर का जो टोटल शेयर है वो मान लेते हैं कि 100 टोटल शेयर है मार्केट में, यानी कि टोटल इसका जो शेयर है वो 100 है। तो एक शेयर पे कितना रुपया ये कमाई है, एक शेयर पे टोटल जो है वो 10 रुपया कमाई है। तो अब टाटा मोटर डिसाइड करती है कि हम जो अपने जो इन्वेस्टर है, यानी कि हम उनको जो है वो ये जो हम 10 रुपया कमाए हैं पर शेयर पे, उसको बांटना चाहते हैं। तो या तो वो 100% भी बांट सकती है, या तो वो चाहती है तो 50% भी बांटेगी और 50% पैसा रखेगी। तो अगर इस केस में ये 100% बांटती है तो पर शेयर कितना हिस्सा मिलने वाला है, 10 रुपये का हिस्सा मिलने वाला है। तो इसी को बोलते हैं डिविडेंड, जो आपको 10 रुपये का हिस्सा मिलने वाला है इसकी कमाई में। यानी कि टाटा मोटर जो एक साल में टोटल कमाई की 1000 रुपया और टोटल शेयर इसका जो 100 है, तो टोटल एक शेयर पर टोटल जो कमाई हुआ वो 10 रुपया है। और ये 100% जो है वो डिविडेंड दे रही है। तो 100% डिविडेंड दे रही है, तो ये 10 रुपया जो है वो आपको भी मिलेगा अगर आपके पास एक शेयर है तो। इसी को बोलते हैं डिविडेंड। अब दूसरा टर्म है इंटरेस्ट। तो अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो लोन लेने के पर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। तो उसी को सिंपल बोलते हैं इंटरेस्ट। इसमें कुछ नया नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, तो आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए
मनी रिसीव फॉर द लेंडिंग डिपॉजिटरी मनी आवर मनी, यानी कि जो भी आप पैसा लेते हो लेंडिंग करने पे, उधार देने पे, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव ऑन द अमाउंट ऑफ द सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड डिबेंचर, यानी कि जितने भी आप उधार देते हो, चाहे बैंक से लेते हो या फिर किसी और को देते हो, तो वो जो इंटरेस्ट लगता है उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। तो आपका डिविडेंड और इंटरेस्ट में दोनों क्लियर हो गया। डिविडेंड मिलता है जो कंपनी में आप इन्वेस्ट किए हो और उस कंपनी साल भर में जितना आपका कमाई किया उसमें से अगर वो चाह रही है कि उस कमाई का हिस्सा देने के लिए, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। और अगर आप उधार देते हो या उधार लेते हो किसी पैसे को, तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। अब अगला टर्म है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? तो मान लेते हैं कि आपने एक कंपनी खोली जिसका जो वैल्यूएशन है, यानी कि उसका अगर टोटल अगर बेचेंगे तो उसको जो है वो आपको 1000 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो कि स्टॉक मार्केट में हम इसको इन्वेस्ट, ये लिस्टिंग करना चाह रहे हैं, या फिर कोई और भी जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो आपने इस कंपनी को जो है वो टोटल 1000 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। अब 1000 पार्ट में बांट दिया और इसके टोटल वैल्यूएशन 1000 है, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो गया? 1 रुपया हो गया। तो यही जो 1 रुपया है ये इसका हो गया फेस वैल्यू, ठीक है। ये क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। मान लेते हैं आपने कोई कंपनी खोली ए, अब इसका टोटल जो वैल्यूएशन है वो 1000 रुपया का टोटल वैल्यूएशन है। तो अब आप चाहते हो कि इसमें कोई और जो है वो इसमें हिस्सा लेना चाहता है, या तो आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहते हो। तो आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहते हो, तो कैसे लिस्ट करोगे? तो इसको सबसे पहले पार्ट्स में तोड़ोगे। तो आपने इसको 1000 पार्ट्स में तोड़ दिया, जिसको स्टॉक्स बोलते हैं। तो आपने ये 1000 पार्ट्स में तोड़ दिया। तो अब अगर हम बात करते हैं तो एक स्टॉक्स का कितना वैल्यू हो गया? अगर 1000 रुपया का वैल्यूएशन है और 1000 पार्ट में तोड़ दिया, तो एक स्टॉक्स का 1 रुपया का वैल्यूएशन है। तो यही जो है वो इसका फेस वैल्यू कहलाता है। जो शुरुआत में जितना भी कंपनी टूटती है और जितना एक शेयर का जो प्राइस आता है उसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। आई होप इसको क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब चलिए हम अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म है प्रमोटर। यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 मिनट, ये देखिए प्रमोटर। प्रमोटर आपको पता भी होगा और नहीं पता होगा तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। प्रमोटर मतलब होता है जो कंपनी खोलता है, जो शुरुआत में कंपनी स्टैब्लिश करता है। तो अगर मान लेते हैं टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी का प्रमोटर कौन है? तो जो शुरुआत में जमशेदजी टाटा जो टाटा ग्रुप को खोले थे उसको बोलते हैं प्रमोटर। यानी कि शुरुआत में अगर आपने कोई कंपनी ए खोला, तो ये जो कंपनी आपने खोला तो शुरुआत में आपने खोला, तो आप हो गए इस कंपनी का प्रमोटर, तो इसी को बोलते हैं प्रमोटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म है टॉप लाइन और बॉटम लाइन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्या होता है। तो देखिए, कंपनी दो चीज होता है, एक तो रेवेन्यू होता है कंपनी का और दूसरा होता है प्रॉफिट। रेवेन्यू क्या होता है? मान लेते हैं कि कंपनी जो है वो आपकी बाइक बनाती है, ठीक है, और टोटल जो होगा साल भर में मान लेते हैं 10 बाइक बेचती है, और एक बाइक का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? 1000 रुपया का वैल्यू हो गया। मान लेते हैं ये 1000 रुपया का वैल्यू है। तो टोटल जो है वो कितना वैल्यू का बाइक बेच दी? टोटल जो बेची है वो आपका 10,000 का बेची, क्योंकि 10 बाइक बेची और 1000 पर वैल्यू का बाइक बेची है, तो टोटल हो गया 10,000। तो ये जो 10,000 है ये इसका हो गया रेवेन्यू, कि इसने 10,000 पूरे साल भर में कमाया है, तो इसको बोलते हैं टॉप लाइन। ये जो रेवेन्यू हो गया इसको बोलते हैं टॉप लाइन। अब बॉटम लाइन किसको बोलते हैं? तो बॉटम लाइन बोलते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं बॉटम लाइन। तो ये जो 1000 रुपया में एक बाइक बेच रही है, तो 1000 रुपया इसका लागत तो नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी है। तो मान लेते हैं कि इसका 900 रुपया लागत है एक बाइक का, ठीक है। तो अब अगर 10 बाइक की कीमत कितना हो गया? 9000 रुपया हो गया। तो इसको प्रॉफिट कितना हो गया? इसको प्रॉफिट टोटल हो गया 1000 रुपया का। तो ये जो 1000 है इसी को बोलते हैं बॉटम लाइन, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया टॉप लाइन और बॉटम लाइन किसको कहते हैं, तो ये आप क्लियर हो गया। अब अगला टर्म हम देखते हैं स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? अभी मैंने स्टॉक के बारे में बताया आपको फेस वैल्यू के बारे में, यानी कि शुरुआत में जब कंपनी का टूटता है, कंपनी शेयर में स्प्लिट होती है, तो उसका जितना भी वैल्यू होता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। एक शेयर का जितना वैल्यू हो गया उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तब स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? तो मान लेते हैं कि कंपनी चाह रही है कि स्टॉक का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। ये इस केस में यहाँ पे 2 रुपया है इसका फेस वैल्यू। अब स्टॉक के ये जो कंपनी का जो मालिक है वो चाह रहे हैं कि ये जो है वो 2 रुपया कुछ ज्यादा ही महंगा लग रहा है, जिसकी वजह से जो है वो खरीदने वाले और बेचने वाले में दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो वो क्या करते हैं, वो इसको तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले डबल शेयर में। यानी कि अभी इसके पास जो है वो 50,000 शेयर था, लेकिन जैसे ही इसको तोड़ करके आधा कर दिए तो अब शेयर की वैल्यू क्या हो गई? वो 1 लाख हो गई, यानी कि डबल हो गया। तो इसी को बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट, यानी कि स्टॉक को जो है वो स्प्लिट कर दिया जा रहा है। ये स्टॉक स्प्लिट इसलिए किया जाता है ताकि खरीदने और बेचने में आसानी हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि स्टॉक जो होता है वो बहुत महंगे हो जाते हैं, कोई 3,000, कोई 5,000, यहाँ तक कि एमआरएफ का जो है वो तो 1 लाख से भी पार है। तो उसमें कौन लगाएगा पैसा भाई? 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया किसी के पास तो होता नहीं है। तो अगर उसको 10 वैल्यू में तोड़ दें स्टॉक स्प्लिट करके, तो 1 लाख जो है वो सीधा कितना में आ जाएगा? 10,000 रुपया। तो एमआरएफ अगर 10,000 रुपया में आ जाए तो उसमें ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो तोड़ देते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो ये होता है आपका स्टॉक स्प्लिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब चलिए अगले टर्म को देखते हैं। तो अगला टर्म हो गया बोनस शेयर। देखिए, कभी कभी कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर भी प्रोवाइड करती है। बोनस शेयर मतलब मान लेते हैं कि आपके पास जो है वो कंपनी के 10 शेयर है, किसी कंपनी, मान लेते हैं कंपनी ए जो है, आपके पास 10 शेयर है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको हाईलाइट कर देता हूँ
कंपनी ए के आपके पास जो है वो 10 शेयर है मान लेते हैं आपके पास, ठीक है। अब कंपनी अनाउंस की जिसके पास भी 10 शेयर है कंपनी के, उसको एक शेयर जो है वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं बोनस शेयर। जो कंपनी होती है वो कभी कभी अनाउंस करती है, सारी कंपनियां नहीं करती, कुछ कुछ कंपनियां करती है, और वो ऐसा नहीं कि हर साल करती है, जब मन आया तब कर दी, जब मन नहीं आया नहीं की। तो ये जो 10 शेयर पे आपको एक शेयर एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये आपकी हो गई बोनस शेयर। और आपके पास टोटल कितना शेयर हो जाएगा, उसके बाद टोटल शेयर हो जाएगा आपके पास 11। तो ये जो बोनस शेयर आपको मिला इसी को बोलते हैं, एक्स्ट्रा शेयर को बोनस शेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बार मैं फिर से हाईलाइट करके आपको पढ़ देता हूँ। बोनस शेयर आर द शेयर इशू बाय द कंपनी ऑन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। यानी कि आप शेयर होल्डर है, आपके पास है, तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स एग्जिस्टिंग, यानी कि इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता। आफ्टर इशूइंग बोनस शेयर प्रोपरेशन प्राइस ऑफ द शेयर कम्स डाउन। देखिए अब बोनस शेयर देने पे क्या होगा, शेयर की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, तो अब जो शेयर हो गया वो ज्यादा आ गया मार्केट में, जिसकी वजह से इसका जो है प्रोपोर्शनेटली प्राइस जो होता है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये होता है बोनस शेयर, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं कि आखिर जो होता है वो शेयर प्राइस कैसे डिसाइड होता है। टाटा मोटर्स का शेयर आज 100 रुपया है, कल 120 रुपया होगा, फिर परसों अगर बात करें तो 90 रुपया होगा, फिर 80 रुपया होगा। तो ये डिसाइड कैसे होता है कि जो इसका प्राइस है वो 100 रुपया है या 90 रुपया। तो ये डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा इसका प्राइस अपर जाएगा, और जितना कम डिमांड होगा उतना ज्यादा प्राइस इसका नीचे आएगा। मान लेते हैं कि इसका प्राइस अभी जो है वो आपका 100 रुपया प्राइस है, ठीक है, और खरीदने वाले जो है वो 100 है। तो 100 रुपया प्राइस है, खरीदने वाले भी 100 है। लेकिन अगर खरीदने वाले की संख्या अभी 100 से 1000 हो गई, तो अब क्या होगा, ये जो 100 शेयर है इसको खरीदने के लिए ये चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर के खरीदें। तो अब जो इसका 100 रुपया है वो बढ़ता चला जाएगा, या तो 110 हो जाएगा, 112, 115, 120, तो इतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब सिनारियो दूसरा में देखिए, मान लेते हैं कि खरीदने वाले जो है वो यहाँ पे 10 बच गए, और टोटल जो शेयर है अभी भी 100 है। तब कोई भी चाहेगा कि जितना सस्ता से सस्ता हो उतना सस्ता से सस्ता खरीदे। तो अब यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो 100 रुपया से 90 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, ऐसे करके 1 रुपया 2 रुपया करके कम हो जाएगा, 10 रुपया पे कम हो जाएगा, ऐसे करके कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है सप्लाई पे ये और डिमांड पे। जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्राइस अपर डायरेक्शन में जाएगा, और जितना ज्यादा डिमांड कम होगा उतना ज्यादा प्राइस जो होगा लोअर डायरेक्शन में जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी मार्केट। कितने तरह के सिक्योरिटी मार्केट होते हैं? तो सिक्योरिटी मार्केट दो तरह के होते हैं। आपने अभी तक सिर्फ एक ही जानते होंगे, स्टॉक मार्केट, लेकिन स्टॉक मार्केट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। अब दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए प्राइमरी मार्केट होता है जहां पे नया इशू होता है, यानी कोई कंपनी जो सबसे पहले लिस्टिंग होने आती है वो प्राइमरी मार्केट में होती है। यानी कि आईपीओ का आपने जो नाम सुना है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो वो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में आता है। प्राइमरी मार्केट में फुल्ली सब्सक्राइब होने के बाद ये सेकेंडरी मार्केट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनएससी और बीएससी में जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज है, ये जहां पे ट्रेडिंग होता है। अ कंपनी कम्स विद द एफपीओ फर्दर ऑफली आल्सो नोन एज द एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। देखिए प्राइमरी मार्केट में आईपीओ आता है, जहां पे कंपनी इनिशियली कोई प्राइवेट कंपनी है, वो अपने आप को जो है वो लिस्टिंग करना चाहती है स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले उसको प्राइमरी मार्केट में आना पड़ेगा, आईपीओ लाना पड़ेगा, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में आएगी। लेकिन अगर कोई कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और वो चाह रही है कि वो और भी अपना जो है वो फर्दर पब्लिक ऑफरिंग रहे, यानी कि और वो शेयर है उसको पब्लिक करे, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है, जिसको बोलता है एफपीओ, ठीक है। यहाँ पे जो होता है वो कंपनी डायरेक्ट जो होता है वो शेयर को खरीदती है और खरीद बेचती है, ठीक है। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई कंपनी ए है, ये अपना आईपीओ लेकर के आ रही है, तो आईपीओ लेकर के आ रही है, तो हम जो इसमें आईपीओ में पैसे लगाएंगे तो ये शेयर हमको कहां से मिलेगा, उस कंपनी से डायरेक्ट मिलेगा। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं होता है। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई रोल नहीं होता है। शेयर किसी आदमी के पास है, ए आदमी के पास है, और बी आदमी जो है वो उसको खरीदना चाह रहा है, तो यहाँ पे जो होता है वो ट्रेडिंग होता है। सिर्फ यहाँ पे खरीद और बिक्री सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के मामले में होता है। यानी कि ए से खरीद करके बी में जाता है, बी से खरीद करके सी में जाता है, सी से डी, डी से ए से बी, ऐसे करके ये घूमता रहता है। तो ये सेकेंडरी मार्केट होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ आता है, सेकेंडरी मार्केट में एफपीओ आता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी से डायरेक्ट खरीदा जाता है, सेकेंडरी मार्केट में बस आपका एक्सचेंज होता है। प्राइमरी मार्केट में जो होता है वो न्यू इशू मार्केट होता है, और सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम अगला बात करते हैं डीमेट अकाउंट। आपने बहुत नाम सुना होगा कि डीमेट अकाउंट खुलवाना बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में आ रहे हो। तो डीमेट अकाउंट होता क्या है? तो मान लेते हैं कि अभी आपने टाटा मोटर्स के 10 शेयर खरीदना चाहते हैं, तो 10 शेयर ये जो खरीदना चाहते हैं, तो क्या वो आपको हाथ में मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो ये आपको कहां मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको डीमेट अकाउंट में, जो आप खरीद लो। जैसे आप पैसे रखने के लिए आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, वैसे ही शेयर रखने के लिए डीमेट अकाउंट होता है। ये भी एक तरह से अकाउंट है जहां पे शेयर रखा जाता है। तो अगर आप टाटा मोटर के 10 शेयर खरीद रहे हो, तो ये 10 शेयर आपको इलेक्ट्रॉनिकली रखा जाएगा डीमेट अकाउंट में। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखा जाएगा, इसी को बोलते हैं डीमेट अकाउंट। तो ये आपको क्लियर हो गया डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो अब हम अगला बात करते हैं। अगला होता है सेविंग अकाउंट क्या होता है। तो सेविंग अकाउंट वही होता है जहां पे आप पैसे रखते हो। ये देखिए सेविंग अकाउंट, जहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जहां पे आप पैसे रखते हो, उस पर इंटरेस्ट भी मिल जाता है।
लेकिन डीमेट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है। डीमेट अकाउंट में बस आपका जो शेयर है वो सेफ रहेगा, लेकिन सेविंग अकाउंट में आपका जो होगा तो इंटरेस्ट भी मिलता है। अगला अगर बात करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो देखिए डीमेट अकाउंट में क्या होता है, वहां पे आपके शेयर जो है वो रखे हैं, जब तक आप उसको बेचोगे नहीं तब तक वो आपके उसी में पड़े हुए हैं। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है जहां पे आपके शेयर जो होता है वो हमेशा के लिए रखा नहीं जाता। तुरंत खरीद रहे हो तुरंत बेच रहे हो, आज खरीद रहे हो आज ही बेच रहे हो, कल खरीद रहे हो परसों बेच रहे हो, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां पे जो होता है वो खरीद बेच सकते हो, उसी को बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज द अकाउंट थ्रू विच शेयर्स कैन बी ब्राउट और सोल्ड। देखिए डीमैट अकाउंट में सिर्फ शेयर और शेयर आप रख सकते हैं, लेकिन आप उसको खरीदोगे कहां, तो खरीदने के लिए आपको जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। चाहे आप एंजल वन में खुलवा लो, जेरोधा में खुलवा लो, या फिर ग्रो में खुलवा लो, किसी में भी ये सब जो होता है वो डीमैट अकाउंट में प्रोवाइड करते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट में प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को एक तरह से आप प्लेटफॉर्म समझ लो जहां पे आप किसी भी शेयर को खरीदते हो या बेचते हो, तो इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला बात करते हैं कि अगला क्या है, तो अगला है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द ओपनिंग डीमैट अकाउंट। अब जैसे हम बैंक में जाते हैं वहां पे डॉक्यूमेंट चाहिए सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए, तो वैसे ही डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए भी डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या क्या सब डॉक्यूमेंट चाहिए, पहला हो गया पैन कार्ड आपको मस्ट है, दूसरा हो गया आधार कार्ड, तीसरा हो गया पर्सनलाइज कैंसल चेक या बुक या बैंक स्टेटमेंट, ये सब चाहिए, और चौथा हो गया पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये चार चीज आपके लिए बहुत मस्ट है। कोई अलग अलग जो डीमैट अकाउंट वाले होते हैं वो अलग अलग भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बेसिक की बात करते हैं तो ये चार चीज आपके पास मस्ट होना चाहिए, तभी आप किसी में भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है जैसे आप कहीं शेयर खरीदे, तो शेयर खरीदे तो वो कितने में खरीदा, उसका कब आपने लिया, उसका डेट क्या था, कितना प्राइस चल रहा था, कौन से समय में आपने खरीदा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो उस समय आपको जो वो ट्रेडिंग अकाउंट वाले देते हैं आपको। इट इज लाइकली रिसिप्ट, रिसिप्ट की तरह समझ सकते हो, जो ब्रोकर और इन्वेस्टर के बीच में होता है। जो ब्रोकर होता है वो इन्वेस्टर को देता है खरीदने बेचने या फिर क्वांटिटी ट्रेड करने पर। ये जो होता है वो 24 घंटे के अंदर आपको इश्यू हो जाता है, और इट्स अ लीगल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन जो कर रहे हो उसका लीगल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसा होता है ये कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट नोट, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते, एक मिनट यहाँ पे नहीं, ये देखिए ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट नोट। यहाँ पे देखिए जेरोधा में, जेरोधा में मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्री का शेयर खरीदा गया है, बी मतलब बाई किया गया है, टोटल क्वांटिटी 8, तो यहाँ पे 8 दिखा रहा है, ग्रॉस रेट ट्रेडर जो है वो 869 रुपया का पर शेयर है, नेट शेयर भी 869 रुपया का, और टोटल 8 लिया गया तो इसमें 6,952 रुपया टोटल लिया गया। ये देखिए यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है, ट्रेडेड डेट दिया हुआ है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, क्लाइंट का नाम सब दिया हुआ है, पूरा डेटा दिया हुआ है, सेटलमेंट नंबर दिया हुआ है, सेटलमेंट यहाँ पे डेट दिया हुआ है, जेरोधा का डिजिटल साइन है। तो ये जो है एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है, जो आप कभी भी कोई शेयर खरीदते हो या बेचते हो तो आपको मिलता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है, अब चलिए हम अगले टर्म को देखते हैं। तो अगला टर्म होता है सेटलमेंट डेट। तो सेटलमेंट डेट मतलब जैसा मान लेते हैं कि आज के दिन आप टाटा मोटर्स का शेयर खरीदते हो, तो आज ही के दिन आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आएगा, इसके लिए कुछ टाइम लगता है। और अभी जो इंडिया में टाइम चल रहा है वो T+2 डे का चल रहा है, यानी कि अगर आपने आज खरीदा तो आज आपने ट्रेडिंग किया तो आज के 2 वर्किंग डे बाद आपके डीमैट अकाउंट में ये आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आज अगर आज है फ्राइडे, तो आज आपने खरीदा तो 2 वर्किंग डे क्या हुआ, सैटरडे और संडे को तो बंद रहता है मार्केट, तो मंडे और ट्यूसडे यानी कि ट्यूसडे को जाकर के आपके डीमैट अकाउंट में ये सेटल होगा। इसको कम करने की कोशिश कर रही है जो सेबी है रेगुलेटरी, लेकिन फिलहाल अभी T+2 डे ही चल रहा है, इसका ट्रायल चल रहा है। लेकिन अभी की बात करते हैं तो सेटलमेंट डेट जो है वो 2 दिन का है। तो अगर आप आज यानी कि फ्राइडे को अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर खरीदते हो तो आज से बाद 2 दिन जो वर्किंग डे होगा, वर्किंग डे की मैं बात कर रहा हूँ, 2 दिन की नहीं, क्योंकि सैटरडे और संडे को मार्केट बंद होता है, और अगर किसी दिन आपकी छुट्टी पड़ गई जहां पे स्टॉक मार्केट बंद है तो वो भी काउंट नहीं होगा। तो T+2 डे में वो सेटलमेंट होता है, इसी को बोलते हैं सेटलमेंट डे। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब अगला हम बात करते हैं लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस नाम से ही पता चल रहा है कि लेटेस्ट में उसका प्राइस वो कितना है जब ये ट्रेड किया जा रहा था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं कि लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे देख करके बता रहा हूँ। ठीक है, आप 1 मिनट यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ, स्टॉक मार्केट पे ले चलता हूँ। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आप यहाँ पे देखिए, देखिए तो यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स लिमिटेड का जो अभी का जो प्राइस चल रहा है 971.05 रुपया। तो ये जो है वो लेटेस्ट प्राइस है। देखिए अभी मार्केट ओपन है और लगातार ये बदलता जा रहा है, तो 971.20 रुपया हो गया, अभी 971.05 हो गया। तो ये लेटेस्ट प्राइस है जो कि लगातार जो है वो बदलता जा रहा है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो इसी को बोलते हैं लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, जो लेटेस्ट अभी जो ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम अगला बात करते हैं प्री ओपनिंग मार्केट सेशन, मतलब कि मार्केट सेशन को प्री ओपनिंग क्या होता है। तो मार्केट जो हम जानते हैं कि मार्केट जो होता है वो 9:15 से लेकर के 3:30 तक ओपन रहता है, हम लोगों के लिए, ट्रेडर वाले के लिए, इन्वेस्टर वालों के लिए, जो आम जो ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो सब कर सकते हैं। लेकिन प्री ओपनिंग क्या होता है, तो प्री ओपनिंग होता है
कि मार्केट जो होता है वो 9:15 से पहले भी खुलता है, और वो कब खुलता है, तो ये 9 बजे तक, 9 बजे खुलता है, और अगर बात करते हैं तो 9:15 तक चलता है, ठीक है, 9 बजे खुल करके 9:15 तक चलता है, तो इसी को बोलते हैं प्री ओपनिंग मार्केट सेशन। तो 9 बजे से लेकर के 9:07 तक जो होता है ऑर्डर प्लेसमेंट होता है। तो ये कौन करता है ऑर्डर प्लेसमेंट, तो ये जो होता है वो ब्रोकरेज करते हैं, यानी कि हम आप नहीं कर सकते, जो ब्रोकर होते हैं जैसे एंजल वन, जोरेधा, ये सब कर सकते हैं ऑर्डर प्लेस। 9:08 से 9:11 तक होता है, वो मार्केट जो होता है वो मैच करता है जितने भी ऑर्डर प्लेस हुए हैं 9:07 से लेकर के 9 से लेकर के 9:07 तक, उसको 9:08 से 9:11 तक मैचिंग ऑर्डर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है, प्री मार्केट सेशन में हमारा कोई काम नहीं है, इसमें जो जितना भी काम होता है वो सब ब्रोकर का काम होता है। ये मार्केट प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद मैचिंग होता है, और 9:12 से 9:15 तक मार्केट में स्टेबिलिटी आता है, जितने भी मैचिंग हो गए उसका एग्जीक्यूट होता है, और जो नहीं मैचिंग हुआ उसके हिसाब से वो गैप अप गैप डाउन खुलता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा गैप अप गैप डाउन क्या होता है। तो फिलहाल ये जो आप समझ लो कि 9 से लेकर के 9:15 तक जो होता है वो प्री मार्केट सेशन होता है, जिसमें ऑर्डर प्लेस होता है, मैचिंग होता है, उसके बाद स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे अगर हम बात करें इसमें, तो 1 मिनट, ये हाँ, अब हम आगे बात करते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइमिंग में बता देता हूँ मार्केट का एक बार। देखिए 9:15 से 3:30 ये जो होता है वो मार्केट आवर होता है, जिसमें कोई भी इन्वेस्टर, हम आप कोई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। 3:30 से 4 बजे की बात करते हैं तो पोस्ट मार्केट आवर होता है, ओनली ब्रोकर कैन पार्टिसिपेट, सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर जो होता है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और 4 बजे के बाद सुबह अगले दिन 9 बजे तक आफ्टर मार्केट आवर होता है। यहाँ पे आप जो होता है वो ये आप खरीद नहीं सकते, बस आप ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जिसमें से ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होगा वो अगले दिन 9:15 पे ही होगा। आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये जो होता है वो टाइमिंग होता है, जिसमें से ऑर्डर प्लेस होता है वो 9:15 से लेकर के 3:30 तक, और ब्रोकरेज के लिए 3:30 से 4 बजे तक के बीच में भी होता है, ठीक है, जिसमें ये कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया मार्केट सेशन जो ओपन होता है। अब हम बात करते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है। यहाँ पे देखिए 18 नंबर पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर मैंने आपको बताया कि जो 4 बजे से 9 बजे के बीच में जो ऑर्डर प्लेस होता है उसको बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इसमें जो होता है वो कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई आप खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ आप प्लेस कर सकते हैं। जो एग्जीक्यूट होगा अगले दिन 9:15 पे ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा जो वो 9:15 पे ही, नेक्स्ट वर्किंग डे में एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर मार्केट ऑर्डर अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर एट द ओपनिंग। अब देखिए ये शेयर प्राइस को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ऑर्डर प्लेस हो गया तो अगले दिन जो वो ओपन होगा, जब प्री मार्केट ओपनिंग सेशन होता है तो उसमें मैचिंग होता है, तो वहां पे ये जो होगा गैप अप में खुलेगा। इट रेयरली पॉसिबल दैट ओपनिंग प्राइस ऑफ टुडे क्लोजिंग प्राइस यस्टरडे। यानी कि आपने कभी ये सोचा होगा, कभी आपने ये सोचा है कि मार्केट आज अगर टाटा मोटर्स का शेयर 950 पे बंद हुआ, 950 रुपये पे, तो अगले दिन जब ओपन हो रहा है तो वो 950 रुपये पे ओपन नहीं हो रहा, या तो वो 952 रुपये पे ओपन हो जाएगा, या तो वो 948 रुपये पे ओपन होगा। तो ये उसी एग्जैक्ट वैल्यू पे क्यों नहीं ओपन होता है, क्योंकि वो बंद हुआ था 950 पे। तो इसी को बोलते हैं कि इसमें जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस होता है प्लस में प्री मार्केट ओपनिंग सेशन होता है, तो इसमें जितने भी ऑर्डर लगते हैं, जितने भी ऑर्डर प्लेस होते हैं, तो इन सब में मैचिंग के हिसाब से ही ये जो होता है वो गैप अप और गैप डाउन खुलता है। अगला वही टर्म आ रहा है, तो मैं आपको इसी के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये क्लियर हो गया, आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो मार्केट के बाद यानी कि 3:30 के बाद जो लगता है उसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। तो अब हम अगला टर्म बात करते हैं गैप अप, और दूसरा टर्म रहेगा गैप डाउन। ये दोनों रिलेटेड है सेम। तो देखिए गैप अप के नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी स्टॉक होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, और गैप डाउन का मतलब है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो गैप अप और गैप डाउन को चलिए हम इसके स्टॉक पैटर्न से समझते हैं। तो हम टाटा मोटर्स के शेयर पे चलते हैं। देखिए गैप अप का मतलब होता है कि अगले दिन अगर कोई स्टॉक प्राइस अगर बंद हुआ है 950 रुपये पे, और अगले दिन वो 951 रुपये पे ओपन होता है, तो देखिए ये जो होगा वो अपर डायरेक्शन में ओपन हुआ, तो इसको बोलते हैं गैप अप। और अगर टाटा मोटर्स का शेयर मान लेते हैं 950 रुपये पे आज के दिन बंद हुआ 3:30 पे, ठीक है, और कल अगर ओपन हुआ 949 रुपये पे, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हुआ है, क्योंकि वो घट करके ओपन हुआ है, तो इसको बोलते हैं गैप डाउन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं आज की बात करता हूँ 21 तारीख का, देखिए ये जो है वो 1 मिनट का चार्ट पैटर्न है। तो कल देखिए 15:29 से 15:30 का चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे अपर डायरेक्शन में आप ऊपर देखिए, ये जो रेड कलर का आ रहा है ओपन हाई लो क्लोज, आप देखिए, तो वहां पे आप देख सकते हो जो सी है वो क्लोज है 979.10 रुपये पे कल ये क्लोज हुआ था, ठीक है। और अगर आज की बात करते हैं 21 तारीख को 9:15 पर जब ये ओपन हुआ, तो देखिए 979 पे ओपन हुआ, लेकिन कल जो क्लोज हुआ था वो 979.10 पे हुआ था, लेकिन आज ये ओपन हुआ 979 पे ओपन हुआ। तो देख सकते हो ये 10 पैसा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हुआ है, तो इसको बोलते हैं ये गैप डाउन। यानी कि अब जो अगले दिन मार्केट ओपन हुआ 20 तारीख कल जो क्लोज हुआ, और आज 21 तारीख को जो ओपन हुआ, इसमें ये 10 पैसा का डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हुआ है, तो इसको बोलते हैं ये गैप डाउन। लेकिन अगर यही 979.10 जो है, अगर यही ओपन आज हुआ रहता 980 रुपये पे, तो चूंकि ये जो है वो 90 पैसा अपर डायरेक्शन में ओपन होता, तो इसको बोलते हैं गैप अप। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई स्टॉक जो है वो 950 रुपये पे बंद हो रहा है, 951 रुपये पे ओपन हो रहा है अगले दिन,
तो इसको बोलते हैं गैप अप। और अगर कोई स्टॉक जो है वो 950 रुपये पे बंद होकर 949 रुपये पे ओपन हो रहा है अगले दिन, तो उसको बोलते हैं गैप डाउन। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब चलिए अगला हम टर्म को देखते हैं। तो अगला टर्म होता है अनाउंसमेंट डेट। अनाउंसमेंट डेट से ही पता चल रहा है कि किसी चीज का अनाउंसमेंट हो रहा है। तो देखिए, इट इज द डेट ऑन विच कंपनी अनाउंस द बोनस स्प्लिट डिविडेंड। अगर कोई कंपनी का मैनेजमेंट अगर बोनस का अनाउंस करता है, स्प्लिट का अनाउंस करता है या डिविडेंड का अनाउंस करता है, तो जिस दिन वो अनाउंस करता है उसी को बोलते हैं अनाउंसमेंट डेट। अब इसमें दो और इंपॉर्टेंट डेट है, रिकॉर्ड डेट और एक्स बोनस डेट। ये अनाउंसमेंट डेट से ही रिलेटेड है। रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है कि जिस तारीख के आपको डीमेट अकाउंट में वो शेयर होना चाहिए, आपको उसके लिए एलिजिबल होने के लिए, अगर आपको बोनस मिलना है या स्प्लिट होना है या डिविडेंड मिलना है, तो उसके लिए आपके अकाउंट में उस तारीख को वो शेयर होना चाहिए। होल्डिंग शेयर इन द डीमेट अकाउंट टू एंजॉय द बेनिफिट्स सच एज बोनस शेयर, स्प्लिट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन द अनाउंसमेंट डेट। यानी कि अनाउंसमेंट डेट जो होता है उसमें अगर बोनस का अनाउंस हुआ, स्प्लिट का अनाउंस हुआ या डिविडेंड का अनाउंस हुआ, मान लेते हैं कि 5 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ टाटा मोटर की, ये अपना जो है वो बोनस देगी, एक बोनस देगी, ठीक है, 10 शेयर पे एक शेयर आपको ये बोनस देगी। अब इसने अनाउंसमेंट डेट को बताया कि ये 5 तारीख को जो है वो 5, अभी मान लेते हैं अभी जो चल रहा है जून, तो मान लेते हैं कि 5 जून को इसने अनाउंस किया था कि ये 10 शेयर पे एक शेयर बोनस देने वाली है, और उसी के दिन इसने बताया कि इसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो 15 जून को होने वाला है। तो 15 जून को आपके डीमेट अकाउंट में ये 10 शेयर होने चाहिए, तभी आपको एक बोनस शेयर मिलेगा। अगर आपके पास ये 15 जून को नहीं रहेगा आपके डीमेट अकाउंट में, उससे पहले अगर आपने बेच दिया, तो ये बोनस शेयर आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो रिकॉर्ड डेट है, ये यही रिकॉर्ड डेट है कि ये जिस तारीख को ये रिकॉर्ड होगा उस तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में ये होने चाहिए। 10 शेयर है तो 10 शेयर होने चाहिए। अगर आपने उससे पहले बेच दिया तो नहीं मिलेगा, अगर आपने उसके बाद खरीदा तब भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा टर्म है एक्स बोनस डेट। एक्स बोनस डेट क्या होता है? तो एक्स बोनस डेट होता है रिकॉर्ड डेट के पहले होता है, जिस दिन ये जो होता है वो इसका प्राइस एडजस्ट होता है। देखिए, एक्स बोनस डेट इज द डेट ऑन विच प्राइस ऑफ द शेयर गेट एडजस्टेड। दिस डेट इज ऑलवेज पीरियड टू द रिकॉर्ड डेट। मान लेते हैं कि अभी के केस में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि टाटा मोटर जो है वो 10 शेयर पे एक शेयर बोनस देने वाली है, और ये जो है वो 5 जून के अनाउंस किया, और इसका जो रिकॉर्ड डेट रखा वो 15 जून को रखा। तो ये 13 जून को इसका एक्स बोनस डेट आएगा, और 13 जून को चूंकि एक जो बोनस शेयर मिलने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा शेयर का प्राइस होगा वो एडजस्ट होगा। तो वो होगा वो 13 तारीख को एडजस्ट हो जाएगा, जो कि रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले है। तो इसको बोलते हैं एक्स बोनस डेट। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब चलिए हम अगला टर्म देखते हैं। तो अगला टर्म है टाइप ऑफ इन्वेस्टर। आखिर इन्वेस्टर कितने टाइप के होते हैं, और हम जो इन्वेस्ट करते हैं 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? तो इन्वेस्टर जो होता है वो देखिए यहाँ पे 4 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा RI, HNI, DII, FII और FPI, ये सब आपने देखा होगा, लेकिन इन सब का मतलब नहीं समझते हो। तो देखिए, इन्वेस्टर जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ये 4 तरह के होते हैं। पहला देखिए RRI, यानी कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यानी कि इकलौता आदमी जो कम से कम 2 लाख रुपया IPO में लगा रहा है, और जो छोटे मोटे लगा करके जैसे हम आप जो इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर। और HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि जिसके पास 2 लाख रुपया से ज्यादा IPO में लगाने की कैपेसिटी है और बहुत ज्यादा में वो डील करता है, उसको बोलते हैं HNI। अब DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, बैंक हो गया, और भी बड़े बड़े जो ब्रोकरेज फंड होते हैं, और भी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होते हैं, वो सब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आते हैं, जो कि बड़े बड़े शेयर ट्रेड करते हैं, ठीक है, करोड़ों में, आपके लाखों करोड़ों में शेयर ट्रेड करते हैं। और चौथा हो गया FII या FPI, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो ये होता है जैसे कोई बाहर, चाहे अमेरिका के लोग हो या फिर चाइना के हो, रशिया के हो, वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा नहीं लगा सकते, तो वो कैसे लगाएंगे? तो वो FII या FPI के थ्रू लगाएंगे, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के थ्रू लगाएंगे, इसको बोलते हैं FII। तो ये 4 तरह के जो होते हैं वो टाइप ऑफ इन्वेस्टर होते हैं। ये क्लियर हो गया आपके पास। अब हम अगला बात करते हैं। तो अगला होता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का क्या काम होता है? तो डिपॉजिटरी का काम होता है कन्वर्ट फिजिकल शेयर इनटू डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्मेट। देखिए, अगर हम बात करते हैं अभी जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड हो रहा है, लेकिन आपने अगर गुरु मूवी देखा होगा तो उसमें देखिए डायरेक्ट जो होता है वो वहां पे जाते हैं स्टॉक मार्केट में, जहां पे बिल्डिंग सी होती है, वहां पे वो चिल्लाते हैं कि खरीद लो बेच लो, खरीद लो बेच लो, और वहां पे जो लिख करके देते हैं वो आपका पेपर फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं, वो जो होता है वो आपका जो होता है पेपर फॉर्म में होता है। लेकिन अभी जो आ गया वो अभी क्या है, वो आपको पेपर फॉर्म में मिलता है? नहीं मिलता, आपको डीमैट अकाउंट में एक इलेक्ट्रॉनिकली मिलता है। तो जितने भी शेयर अभी तक जो पेपर फॉर्म में है, आपके जो मटेरियल फॉर्म में है, उसको डीमटेरियलाइज करने का जो काम करता है वो डिपॉजिटरी का काम होता है। और भारत में 2 डिपॉजिटरी है, NSDL जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड।
तो ये क्या काम करते हैं, अभी जितने भी आपके शेयर जो है वो आपके पेपर फॉर्म में, बहुत ऐसे जो बहुत पुराने शेयर रख के लगे रख देता है। आपने बहुत बार न्यूज सुना होगा कि किसी के दादाजी टाटा मोटर्स के 1000 शेयर लेकर के रख दिए, बक्सा खोला बहुत पुराना, तो तब जाकर के ये शेयर मिला। तो वो क्या है, वो आपका पेपर फॉर्म में था। लेकिन अब ऐसा हो सकता है, अब नहीं हो सकता। अब जो भी होता है वो डिमेट अकाउंट में होता है। तो जितने भी पुराने पुराने जो डिमेट, जो अभी तक डिमेटेरियलाइज नहीं हुए, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं आए, इन सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदलने का काम ये दोनों करते हैं भारत में। एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दोनों है जो कि डिमेटलाइज करते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अगला बात करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो अब ये जो डिपॉजिटरी के ये पार्टिसिपेंट कौन कौन है, तो डिपॉजिटरी में जो पार्टिसिपेंट रहते हैं वो होता है आपके स्टॉक ब्रोकरेज, यानी कि एंजल वन, जेरोधा, ग्रो, ये सब जितने भी हैं ये सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्योंकि हमको अगर हमारे पास मान लेते हैं कि 10 शेयर हमारे दादाजी बहुत पुराने खरीद करके रख दिए टाटा मोटर्स के, अब हमको वो कागज मिल गया, तो क्या हम डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास जाकर के बोले कि भैया मेरा ये कर दो, इसको डिमेटलाइज फॉर्म में दे दो मुझे डिमेट अकाउंट में? हम नहीं कह सकते। लेकिन हम कैसे करेंगे, हम जाएंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, जो कि होते हैं ब्रोकर। तो ब्रोकर के पास जाएंगे, चाहे एंजल वन, चाहे जेरोधा, या फिर किसी और के पास भी जाएंगे, और उसको बोलेंगे कि ये मेरे दादाजी का जो 10 शेयर है जो अब बहुत पुराना था, मुझे बक्सा में मिला, तो इसको मुझे कन्वर्ट करके दे दो। तो ये जाएंगे डिपॉजिटरी के पास, इनका डायरेक्ट लिंक होता है, और वो आपको कन्वर्ट करके आपके डीमेट फॉर्मेट में आपको दे देंगे। तो ये होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज आते हैं। चाहे बहुत सारे ब्रोकरेज है, जिसमें चाहे मैंने आपको नाम बताया 2-4 का, जेरोधा, एंजल वन, ग्रो, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम अगला बात करते हैं। तो अगला होता है कॉर्पोरेट एक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि कॉर्पोरेट कोई एक्शन लिया जा रहा है। तो देखिए, अ कॉर्पोरेट एक्शन इज एन इवेंट इनिशिएटेड बाय द कंपनी दैट विल ब्रिंग एन एक्चुअल चेंज टू द सिक्योरिटी इशू बाय द कंपनी। एग्जाम्पल ऑफ द कॉर्पोरेट एक्शन इंक्लूड स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड, बोनस एंड राइट्स। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब होता है कि अगर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, या फिर और भी जो चेयरमैन हो गए, ये सब जो है कोई एक्शन लिए जिसकी वजह से सिक्योरिटी में कोई अंतर देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। जैसे उन्होंने अगर ले लिया एक्शन, जैसे स्टॉक स्प्लिट कर लिया कि इतने तारीख को स्टॉक स्प्लिट होगा, तो आपके पास जो सिक्योरिटी है, यानी कि स्टॉक बोल लो या सिक्योरिटी बोल लो, एक ही बात है, तो उसका भी स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा, उसका भी आपका प्राइस जो है वो आधा हो जाएगा, और जो शेयर है वो डबल हो जाएंगे। डिविडेंड देने की बात कही तो डिविडेंड आपको भी मिलेगा, बोनस भी मिल सकता है, और राइट्स इशू होगा तो राइट्स भी आपको मिलेगा। तो ये हो गया कॉर्पोरेट एक्शन। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं। तो अगला हो गया वॉल्यूम ऑफ स्टॉक, यानी कि कितना वॉल्यूम है। मान लेते हैं कि अगर टाटा मोटर्स का मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे एक बार समझ लीजिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर विच आर ट्रेडेड ऑन ए स्पेसिफिक डेट। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं चार्ट पे, तो चार्ट पे अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको लेकर चलता हूं टाटा मोटर्स के ही चार्ट पे। यहां पे देखिए, आप ऊपर में देख रहे होगे ये शेयर का प्राइस है जो ट्रेड कर रहा है, लेकिन वही देखिए नीचे में, ये नीचे में आपको ग्रीन दिख रहा होगा, रेड दिख रहा होगा, ये सब क्या दिखा रहा है, ये सब जो है वो वॉल्यूम दिखा रहा है कि कितने वॉल्यूम से ये जा रहा है। अगर मान लेते हैं अभी के टाइम पे, अभी देखिए, हाँ अभी देखिए, अभी जो 21 जून 2024 को आज के दिन के अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, तो ऊपर में देखिए कोने में जहां टाटा मोटर्स लिखा हुआ है, वहां पे नीचे देखिए लिखा हुआ है 5.642 मिलियन जो है वो इसका वॉल्यूम चल रहा है आज के दिन। अगर हम इसको ले लेते हैं 30 मिनट के चार्ट पैटर्न पे, तो 30 मिनट का चार्ट पैटर्न देखिए हमारे पास आ गया। तो 30 मिनट के चार्ट पैटर्न में देखिए सबसे ज्यादा अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, तो 9:30 को जब ये ओपन हुआ, तो 9:30 में कितना था, 2.545 मिलियन इसका वॉल्यूम था। ठीक है, कोने में देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद उसका वॉल्यूम जो है वो गिर गया, यहाँ पे देखिए 10 बजे जो है वो 742.653 के हो गया। उसके बाद गिर गया नेगेटिव में, फिर नेगेटिव में, फिर देखिए ग्रीन, ये पॉजिटिव में, यानी कि अपर डायरेक्शन में पुश आया। फिर ये देखिए सेलर ने ज्यादा सेल कर दिया, जिसकी वजह से ये, तो नीचे ये सब जो देख रहे हो, ये कैंडल देख रहे हो, ये सब वॉल्यूम बता रहे हैं कि कितने वॉल्यूम से खरीदा जा रहा है और कितने वॉल्यूम से बेचा जा रहा है। तो इसी को वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे सबसे ज्यादा वॉल्यूम 9:30 को, जब ये 2.545 मिलियन इसमें जो इन्वेस्टर थे, इसको टोटल जो शेयर है वो खरीदा गया, ठीक है, और बेचा गया, तो इस समय सबसे ज्यादा वॉल्यूम था। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम अगला बात कर लेते हैं। तो ये हो गया वॉल्यूम। अब बात करते हैं ट्रेडिंग सिस्टम। तो हम कितने तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम जो स्टॉक मार्केट से शेयर जो खरीद सकते हैं वो बेच सकते हैं, वो कितने तरीके से। तो ये 2 तरीके से होता है। अभी सिर्फ एक तरीका चलता है, लेकिन पहले की बात करें तो 2 तरीका चलता था। पहले ओपन आउटक्राई, जिसमें गुरु मूवी में मैंने आपको एग्जांपल दिया, जहां पे स्टॉक मार्केट में बिल्डिंग में जाकर के चिल्लाते हैं खरीद लो खरीद लो, बेच लो बेच लो। तो वहां पे क्या होता है, पेपर में लिख के दिया जाता था, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम नहीं था, वो सब ट्रस्ट पे चलता था, लिख करके दिया जाता था, चिल्लाते थे खरीद लो बेच लो, 100 रुपया 150 रुपया 150 रुपया टाटा मोटर्स दे दो। तो ये सब क्या है, ओपन क्राइम। लेकिन अभी जो चल रहा है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। अभी आपको कहीं नहीं जाना, आपको घर बैठे मोबाइल, इंटरनेट, और आपको ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म चाहिए और डीमेट अकाउंट चाहिए, आप इजिली आप खरीद सकते हो किसी भी शेयर को और किसी भी शेयर को बेच सकते हो। ठीक है, तो ये 2 तरह के सिस्टम होते हैं ट्रेडिंग सिस्टम, जिसमें से अभी जो ओपन आउटक्राई जो है वो बंद हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रेडिंग चलता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ट्रेडिंग सिस्टम जो होता है वो 2 तरह के होता है। अब हम अगले टर्म की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर जो आप करते हो स्टॉक मार्केट में, कोई चीज खरीदते हो, जैसे स्टॉक खरीद लिए, तो वो कितने तरह के ऑर्डर होते हैं। तो ऑर्डर जो होता है वो देखिए यहाँ पे 5 तरह के ऑर्डर है। लिमिट ऑर्डर, दूसरा मार्केट ऑर्डर, तीसरा स्टॉप लॉस ऑर्डर,
चौथा IOC इमीडिएट और कैंसल, और पांचवा GTC गुड टिल कैंसल। ये 5 तरह के ऑर्डर होते हैं। एक करके मैं सबको समझाता हूँ। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ किसी भी कंपनी के खरीदने पे, वहां पे खरीद करके मैं दिखाऊंगा, तब आपको ये ऑर्डर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हम आ गए, मान लेते हैं ये टाटा मोटर्स का है। यहाँ पे हम इसको बाय करना चाहते हैं, यानी कि ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्ट टाइप में आपके देखिए ऑर्डर टाइप में एक यहाँ पे तो आपका डिलीवरी लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे इंट्राडे लिखा हुआ है। तो इंट्राडे मतलब आज के दिन ही आप खरीद के आज के दिन ही बेचोगे। दूसरा हो गया यहाँ पे डिलीवरी, यानी कि अगर आप इसको खरीद रहे हो तो आप ये डीमेट अकाउंट में आएगा, उसके बाद आप जब चाहो तब बेच सकते हो। लेकिन इंट्राडे में जब आप खरीदोगे आज के दिन, तो आज के दिन बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एक था मार्केट ऑर्डर, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ऑर्डर, यानी कि जो मार्केट का जो प्राइस चल रहा है, देखिए प्राइस आपको यहाँ पे देख रहा हो ऊपर में बदलता जा रहा है। 967 रुपया 30 पैसा हो गया, फिर 45 पैसा, 50 पैसा, 55 पैसे, आप देख सकते हो इमीडिएट जो होगा मार्केट चल रहा है बदलता जा रहा है। तो ये मार्केट ऑर्डर हो गया, यानी कि अगर आप इसकी एक क्वांटिटी ले रहे हो तो जो मार्केट का प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको उसी प्राइस पे आपको मिल जाएगा। लेकिन यही बगल में अगर लिमिट ऑर्डर के डाल देते हैं तो देखिए यहाँ पे मुझे डालने का ऑप्शन आ गया। अब मैं इसको जो है वो 967 की जगह 960 डाल सकता हूँ। तो जब इसका प्राइस 960 आएगा तब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, और अगर इसका प्राइस 960 नहीं आया तो आज के दिन यानी कि 3:30 पे ये ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर, यानी कि आपने इसको लिमिट दे दिया कि इसी लिमिट में आपको जो है वो खरीदना है, इसके ऊपर या नीचे नहीं खरीदना है। तो ये मार्केट ऑर्डर समझ में आ गया और लिमिट ऑर्डर आपको समझ में आ गया। अब आपके पास दो और थे, ये 1 मिनट में आपको फिर से दिखा देता हूँ। लिमिट ऑर्डर आपको समझ में आ गया, यानी कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हो कितने पे खरीदना है। मार्केट ऑर्डर जो मार्केट का प्राइस चल रहा है उसी पे खरीदना है। स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर इट इज एन ऑर्डर प्लेस्ड बाय द बायर एट द प्राइस लोअर देन इट हैज बाइंग प्राइस। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस ऑर्डर इज दैट लॉस ऑन शेयर विल बी लिमिटेड। देखिए स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, प्लेस बाय द बायर एट अ प्राइस लोअर देन हिज बाइंग प्राइस, यानी कि जितना ये बाइंग करना चाह रहा है उससे कम पे ये प्राइस डालता है। अगर मान के चलते हैं, अगर इस केस में, अगर यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए इस केस में अगर ये चाह रहा था कि 965 रुपये की जगह पे हम 960 रुपये में खरीदना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस इसका होगा 958 रुपये, 957 रुपये। तो 957 रुपये अगर जाएगा तो वहां तक भी ये खरीद सकता है, लेकिन अगर उससे ऊपर 960 रहेगा तो वहां पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला है IOC इमीडिएट और कैंसल। देखिए इमीडिएट और कैंसल बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। अभी देखिए प्राइस कितना चल रहा है, 965 रुपया। 1 मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी जो चल रहा है वो 965 रुपया 85 पैसे चल रहा है। 1 मिनट हाईलाइट, ये हाईलाइट हो गया। हाँ अभी देखिए एक सब में डिलीट करके सिर्फ इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये देखिए प्राइस कितना चल रहा है इसका, 965 रुपया 50 पैसे चल रहा है। अब इमीडिएट ऑर्डर ये होता है कि उसी टाइम एग्जीक्यूट होगा तो होगा, वरना इसको कैंसिल कर दो। IOC इमीडिएट और कैंसल, 965 रुपया 15 पैसा है, तो 965 रुपया 15 पैसा पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो 915 रुपया 65 पैसे पे अगर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है, वरना अगर उसका प्राइस चेंज हुआ तो वो कैंसिल हो जाना चाहिए, वो मुझे नहीं लेना है, नहीं मुझे कुछ करना है। तो ये हो गया इमीडिएट, यानी कि इमीडिएटली जितना प्राइस है उस पर मैंने अगर क्लिक किया, अगर वो मुझे मिल गया तो वो इमीडिएट हो गया, और अगर नहीं मिलना चाहिए तो वो कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको जो बताया था स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस यहाँ पे देख सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ स्टॉप लॉस। देखिए इंट्राडे डिलीवरी यहाँ पे देख सकते हो, क्वांटिटी भी डालना है। स्टॉप लॉस ट्रिगर करने की बात कर रहा है, स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस की बात कर रहा है, तो ये सब आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, आगे जो है वो देखिए GTC गुड टिल कैंसल। गुड टिल कैंसल का मतलब क्या होता है, इफ एन इन्वेस्टर प्लेस एन ऑर्डर एट द रेट ऑफ 190 रुपया वेयर द LTG 195 रुपया, यानी कि अगर 195 रुपया किसी का प्राइस चल रहा है और हमने डाल दिया 190 रुपये पे लिमिट ऑर्डर, ठीक है, कि 190 रुपया आएगा तब ये बाय हो जाना चाहिए, और ऑर्डर स्टे इन द ऑर्डर बुक इफ इट गेट्स एग्जीक्यूटेड इट विल स्टार्ट अपीयरिंग इन द ट्रेड इफ द GT order is placed and order remain unexecuted till the day and that will be get automatically cancel in GTC the order is left in the book until the investor cancel it। देखिए मैंने आपको बताया कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है, शाम को 5 बजे जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। शाम को 5 बजे आपका अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तब तक तो ठीक है, वरना ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन GTC में ऐसा नहीं होता। GTC में क्या है, जब तक आप इसको कैंसिल नहीं करोगे तब तक ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे प्राइस चल रहा है 195 रुपये, आज आपने डाला 190 रुपये, तो अगर 2 दिन बाद भी अगर 190 रुपये नहीं पहुंचा तो ये ऑर्डर जो है वो आपका रिफ्लेक्ट करता रहेगा, ये कैंसिल नहीं होगा जब तक कि आप कैंसिल नहीं करोगे। ठीक है, तो ये हो गया GTC। तो ये आपको समझ में आ गया। ऑर्डर कितने तरह के होते हैं, ऑर्डर जो होते हैं वो तरह के होते हैं 5 तरह के, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर। अब 30 नंबर का जो है वो बीरिश एंड बुलिश। बीरिश एंड बुलिश क्या होता है, देखिए बीरिश एंड बुलिश को एक बार समझ लेते हैं। When trade believe that the market is going to go down, it is said to be the bearish on the share. When the trader believe that the market is going to go up, it is said that it is bullish on the share. The summarize, अगर रेड रहेगा तो डाउन जाएगा bearish and shorts, ग्रीन रहेगा अप जाएगा bullish and long। चलिए इसको हम देख लेते हैं जाकर के
यहाँ पे इसको पूरा ट्रेड सेटअप पे जाकर के देख लेते हैं कि कैसे है। तो देखिए हमारे पास देखिए टाटा मोटर्स का यहाँ पे स्टॉक है, अभी जो चल रहा है, अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, अभी देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपको दो तरह के दिख रहे होंगे कैंडल, एक ग्रीन दिख रहा होगा, दूसरा दिख रहा होगा रेड। तो ये जो ग्रीन है इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल, और जो ये रेड है इसको बोलते हैं बीरिश कैंडल। ग्रीन का मतलब है कि प्राइस जो होगा ऊपर जा रहा है, नीचे खुला और ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप वहां पे ऊपर देख सकते हो OHLC लिखा हुआ है, तो उसको आप एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देखते रहिएगा, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे आप देखते रहिएगा, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। देखिए मैं गया 11:45 के कैंडल पे, ओपन कितने पे हुआ, 972 रुपया 95 पैसे पे, और क्लोज कितने पे हुआ, 973 रुपया 55 पैसे। तो देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में क्लोज हुआ है, यानी कि ऊपर जाकर के क्लोज हुआ है, तो ये ग्रीन में है क्योंकि ये बढ़ा है, क्लोज होते हुए ये इसका प्राइस जो होगा बढ़ा है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूँ 11:50 के कैंडल पे जो रेड है, यहाँ पे देखिए ओपन कितने पे हुआ है, 973 रुपया 55 पैसे पे, और क्लोज कितने पे हुआ है, 972 रुपया 50 पैसे। तो ये नीचे जाकर के क्लोज हो गया, तो यहाँ पे इसका प्राइस जो है वो गिरा है, तो इसको बोलते हैं बेरिश कैंडल। तो देखिए जो बुलिश कैंडल होता है वो ग्रीन होता है, और जो बेरिश कैंडल होता है वो रेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार इसके जो वो बेरिश कैंडल है, लगातार रेड रेड कैंडल दिखे, फिर यहाँ पे देखिए 12:45 में एक बुलिश कैंडल बना, उसके बाद फिर से ये रेड रेड कैंडल, और बड़ा रेड कैंडल मतलब बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है, और बड़ा ये ग्रीन कैंडल, आपको एक मैं बड़ा ग्रीन कैंडल दिखा देता हूँ इसमें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे 20 जून को 9:20 पे देखिए बड़ा कैंडल बना था, तो देख सकते हो कितना ज्यादा ओपन हुआ था, 979 रुपया 05 पैसे पे, और क्लोज हुआ था 982 रुपया 45 पैसे। उसके बाद फिर से एक बड़ा बुलिश कैंडल बना। और अगर बेरिश कैंडल की बात करें तो अभी देखिए लेटेस्ट में अभी देखिए 2 बेरिश कैंडल बने 21 जून को 9:15 पे, जैसा ही मार्केट ओपन हुआ 979 रुपया पे ये ओपन हुआ और क्लोज हुआ 972 रुपया, देख सकते हो कितना ज्यादा गिरा। उसके बाद फिर से एक बेरिश कैंडल बना, तो ये होता है बेरिश कैंडल, और ग्रीन होता है बुलिश कैंडल, और रेड होता है बेरिश कैंडल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, बुलिश कैंडल आपको जो होता है वो ग्रीन में होता है, और बेरिश कैंडल जो होता है वो आपका रेड में होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये 30 ऐसे पॉइंट थे जो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में समझना बहुत जरूरी था, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर आपको समझ में फिर से नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो आपको नहीं समझ में आए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे ये जो बाकी जो रह गए, ये जो और भी इसके स्टॉक्स हैं जो आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में समझना बहुत जरूरी है, तभी आप बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट को पूरी तरीके से समझ पाएंगे और किसी भी ट्रेड को ले सकते हैं, किसी भी आप स्टॉक को खरीद सकते हैं, उसमें आप हर चीज को जान सकते हैं कि क्या होता है इसका मतलब, पूरी तरीके से जान सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगली वीडियो में जो पार्ट 2 आएगा इसका, उसमें हम बात करेंगे इसी के बारे में कि क्या होता है इसका मतलब। ये सब देखिए मैंने आपको फेस वैल्यू बताया था, आपको फेस वैल्यू पता चल गया होगा, बुक वैल्यू अभी आगे आने वाला है, ईपीएस भी अभी आगे आने वाला है, इस सब में जितना भी करंट प्राइस जिसको एलटीसी बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड, ये सब आगे आने वाला है, मार्केट कैप क्या होता है, ये सब आगे आने वाला है, ठीक है। तो ये सब आपको पता चलेगा। अभी जो मैंने बताया इसको आप थोरली एनालाइज करिए, उसके बाद इसमें से जो भी समझ में नहीं आता वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही इसका पार्ट 2 आए आप तक आसानी से पहुंच सके और आप बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज ले सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।